What is focal chord? Anybody? फोकल कोड क्या होती है? फोकस से पास होने वाले पॉइंट, लाइन। फोकस से पास होने वाली कोड है ना। तो चलो पैराबोला हम ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी फोकल कोड जो होगी वो फोकस से पास होगी। तो फोकल कोड जो होती है वो फोकस से पास होती है। मान लीजिए कि ये फोकल कोड है, ये फोकस से पास हो रही है, ठीक है। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप 8t1 स्क्वायर 281 मान सकते हैं। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप 82 स्क्वायर 282 मान सकते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आप 81 स्क्वायर 281, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 82 स्क्वायर 282, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट अपन लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में। तो इसको आप फोकल कोड ले सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 81 स्क्वायर 281, एक हो जाएगा 82 स्क्वायर 282। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ फोकल कोड ए बी, इक्वेशन ऑफ फोकल कोड ए बी क्या होगी? दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। यही होती है दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। कोई भी कोड होगी, फोकल कोड से मतलब नहीं है, कोई भी कोड होगी उसके दोनों पॉइंट यही होंगे 81 स्क्वायर 281 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 82 स्क्वायर 282। तो कोई भी कोड की इक्वेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। अभी आप देखिए y माइनस 2a t1, 2a कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। यहाँ पे a कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। ये x माइनस a t1 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो पैराबोला की किसी भी कोड की इक्वेशन आ जाएगी 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर। ये सही है कि गलत है? ये समझ में आया? इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला, ये वाली बात समझ में आई क्या? इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ पैराबोला। हाँ भाई रूही। Yes, sir. इक्वेशन ऑफ एनी कोड, एनी कोड है वो जाएगी y माइनस 2a t1 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस a t1 स्क्वायर। ये पैराबोला की किसी भी कोड की इक्वेशन हो जाएगी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अपन इस पैराबोला में कोई भी कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर 80 स्क्वायर 280 कंसीडर कर सकते हैं। तो दो अलग अलग पॉइंट है तो t अलग अलग होगा, इसका t अलग होगा, इसका t अलग होगा। तो ये वाला पॉइंट यदि 81 स्क्वायर 281 हो गया तो ये वाला पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 82 स्क्वायर 282। हर पॉइंट का t अलग अलग होगा। ये लास्ट लेक्चर में समझाया था, समझ में आई बात? कृष्णा आ गई बात समझ में? अच्छा फोकल कोड है तो कहां से पास होती है फोकल कोड? इट पासेस थ्रू, सिर्फ फोकल कोड, इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू a,0। फोकल कोड है तो a,0 से पास होगी। इट पासेस थ्रू a,0
पास करवा दीजिए। y की जगह 0 लिखा, 2a t1 2/t1 प्लस t2, x की जगह a t1 स्क्वायर, ये आ गया। तो हमारे पास में बचा a,0 से पास करवा दिया, यदि वो फोकल कोड है तो a,0 से पास होगी -2a t1, यहां से a कॉमन ले लीजिए, 1 - t1 स्क्वायर अपॉन t1 प्लस t2, 2a से 2a कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -t1 प्लस t2, 1 - t1 स्क्वायर, तो -t1 स्क्वायर -t1 t2, 1 - t1 स्क्वायर, t1 स्क्वायर कैंसिल, t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 t2 की वैल्यू -1 आ गई। ये प्रॉपर्टी है फोकल कोड की, t1 t2 की वैल्यू आ गई -1, t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये समझ आया? t1 t2 की वैल्यू -1 आ गई। फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन आ गया, t1 t2 इज इक्वल टू -1। फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में रिलेशन आ गया। सिर्फ फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में ही रिलेशन होगा ये, क्योंकि फोकल कोड ये जो कि a,0 से पास होती है। फोकल कोड के 2 ही पॉइंट होंगे ना भाई, 3 पॉइंट कहां से आ जाएंगे कृष्णा? फोकल कोड है तो 2 ही पॉइंट पे कट करेगी पैराबोला को, तीसरा पॉइंट कहां से आएगा? फोकल कोड है तो 2 ही पॉइंट पे पैराबोला को कट करेगी, एक पॉइंट t1 हो जाएगा, एक पॉइंट t2 हो जाएगा। फोकल कोड के एंड पॉइंट्स के बीच में रिलेशन होता है कि t1 t2 -1 होता है। फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में ये रिलेशन होता है कि t1 t2 इज इक्वल टू -1। ये फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में रिलेशन होता है। ये समझ में आया? फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में रिलेशन। हाँ सर आ गया। कोई भी कोड होगी ना, तो उस कोड को 2 पॉइंट से पास होना होगा। एक पॉइंट आप इस पैराबोला में 81 स्क्वायर 281 मान सकते हैं। मैंने बोला था कि इस पैराबोला में कोई भी पॉइंट आप 80 स्क्वायर 280 एज्यूम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ x1 y1। यू कैन एज्यूम ए पॉइंट एज 80 स्क्वायर 280। अब 2 पॉइंट एज्यूम करना है तो एक को आप 81 स्क्वायर 281 बोल दो, दूसरे को आप 82 स्क्वायर 280 बोल दो, 282। अब कोड की इक्वेशन क्या होगी? कोड की इक्वेशन ये हो जाएगी, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। अब उसको जब मैंने सोल्व किया तो ये आ गया। अब यदि वो फोकल कोड है तो वो a,0 से पास होगी, a,0 से पास करवा दिया, a,0 से पास करवाया, a,0 से पास करवा दिया तो t1 t2 में रिलेशन आ गया। तो फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में ये रिलेशन होता है। आपको केवल t1 दिया है तो आप t2 निकाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट बता सकते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है तो आप दूसरा पॉइंट बता सकते हैं। तो फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में ये रिलेशन होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? मिटा दूं क्या?
मिटा दूं? लिख लिया सबने? हाँ सर। अब देखिए, फोकल कोड का एक यदि पॉइंट 81 स्क्वायर कोमा 281 है, तो दूसरा कोड हो जाएगा 82 स्क्वायर कोमा 282। लेकिन T1 T2 में हमें रिलेशन पता है कि T1 T2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो T2 की वैल्यू तो आ जाएगी -1 अपॉन T1। तो क्यों ना हम उसको T1 की फॉर्म में लिख दें, T2 की जगह लिख देंगे -1 अपॉन T1, T2 की जगह लिख देंगे -1 अपॉन T1। तो दूसरा कोड पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ये वाला। तो वन इफ वन एंड पॉइंट ऑफ द फोकल कोड, if one end point if one end point of focal chord if one end point of focal chord is 80 square comma 280, then other end will be a by t square comma minus 2a by t। यदि फोकल कोड का एक एंड दिया हुआ है तो दूसरे एंड के लिए नया T2 लाने की जरूरत नहीं है, उनके T1 T2 में रिलेशन होता है, तो दूसरे वाले का T पता कर सकते हैं अपन और दूसरा एंड पॉइंट्स भी पता कर सकते हैं। तो इफ वन एंड ऑफ द फोकल कोड इज 80 स्क्वायर कोमा 280, देन अदर एंड विल बी a by t स्क्वायर कोमा minus 2a by t। ये देखो हमने यहाँ पे निकाला है, क्योंकि T1 T2 -1 होता है, उसके एंड पॉइंट्स में ये रिलेशन होता है, T में एंड पॉइंट्स के जो T है उनमें ये रिलेशन होता है। तो if one end point of the focal chord is 80 square comma 280, then other end will be a by t square comma minus 2a by t। समझ में आ गया? अब एक ही पॉइंट है, एक ही टी है, तो T1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। T1 T2 तो हम तब लिखते हैं जब दो टी हो, एक ही टी है तो उसको मैंने फिर टी से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर T1 लिखने से क्या मतलब, आप चाहे तो T1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन T1 T2 T3 तो तब बोलते हैं जब अलग अलग हो। एक ही टी है, एक यदि 80 स्क्वायर कोमा 280 एंड पॉइंट है, दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा a by t स्क्वायर कोमा minus 2a by t। समझ में आई बात? समझ में आ गई? हाँ भाई रूही, यस सर। बंसारी, देव कटारिया, यस सर। हाँ सर नैना, क्लियर। हर्षिल, हेतवी, कृष्णा हाँ दलवाई। सर इरेज मत करना।
लिख लिया? आगे है लेंथ ऑफ फोकल कोड। लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ फोकल कोड होती है 8 टाइम्स t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। वो आप निकाल लेना, 2 पॉइंट दिए हुए उनके बीच की डिस्टेंस है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं ना। और t1 t2 माइनस 1 होता है तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, t1 t2 माइनस 1 होता है तो t2 को अपन लिख सकते हैं -1 अपॉन t1, तो उसे t2 फिर हट जाएगा, एक ही t आएगा फिर। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड आप प्रूव भी कर सकते हैं ना, 2 एंड पॉइंट्स आपने ले लिए तो उनसे आप प्रूव भी कर सकते हैं कि 2 एंड पॉइंट्स आपने ले लिए तो आप उससे उसको प्रूव भी कर सकते हैं। t2 इज इक्वल टू -1 अपॉन t1, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड हो जाएगी ये t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। t2 को नहीं रखना है क्योंकि फोकल कोड की लेंथ की बात कर रहे हैं, ये तो किसी भी लेंथ हो जाएगी। फोकल कोड की लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो t2 की जगह अपन -1 अपॉन t1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया क्या लेंथ ऑफ फोकल कोड? हाँ सर, हो गया। चलिए, लेंथ ऑफ फोकल कोड भी आपने लिख लिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोकल कोड को लेके, ये अपन फोकल कोड की प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये कोई पैराबोला है, अगली प्रॉपर्टी है, ये कोई पैराबोला है जिसकी ये फोकल कोड है, ए बी फोकल कोड है, ये L1 है, ये L2 है, 2 सेगमेंट है इसके L1 और L2। यहां से यहां तक L1 है और यहां से यहां तक जो सेगमेंट है वो L2 है। तो इन सेगमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वो लिख लीजिए। इफ L1 एंड L2, ये फोकल कोड है, ये a,0 है, फोकस है ये। if L1 and L2, if L1 and L2 are length of focal chord, are length of segments of a focal chord of parabola y square is equal to 4ax, then a is equal to होता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो 2a is equal to क्या हो जाएगा, 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो इसको हम बोल सकते हैं सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम हो गया ये, सेमी लेटस रेक्टम is the harmonic mean, semi-latus rectum is the harmonic mean of the segments of focal chord। ये प्रॉपर्टी है ये, of the segments of focal chord। semi-latus rectum is the semi-latus rectum का मतलब हो गया कि latus rectum 4a होता है, तो semi-latus rectum हो जाएगा 2a, semi-latus rectum 2a हो जाएगा।
तो सेमी लेटस रेक्टम ही हो गया ना ये। लेटस रेक्टम 4A होता है तो सेमी लेटस रेक्टम 2A हो जाएगा। सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। देखो हार्मोनिक मीन मैंने आपको पढ़ाया था, यही होता है 2AB अपॉन A प्लस B। यदि आपने हार्मोनिक मीन देखा हो तो यही होता है हार्मोनिक मीन। आपने पढ़ा भी होगा, अभी सीक्वेंस रिवाइज किया है तो हार्मोनिक मीन आपने रिवाइज किया होगा। हार्मोनिक मीन यही होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे जेईई में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर आ गई। यस सर क्लियर। हार्मोनिक मीन आपने पढ़ा होगा, एक तरीके से हार्मोनिक मीन ही दिख रहा है। सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से तो वही हो गया। ये सब में अप्लाई होती है, एलिप्स में भी हाइपरबोला में भी, सब में अप्लाई होगी कि सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द फोकल कॉर्ड। आप हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, ये एलिप्स में भी अप्लाई होती है और ये हाइपरबोला में भी अप्लाई होती है। ठीक है, एक मिनट सर, लिखना बाकी है। ये प्रॉपर्टी है सेगमेंट प्रॉपर्टी, मैंने लिखवा दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। देखो फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स L1 L2 है, तो 2A इज इक्वल टू 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 होता है, या फिर A इज इक्वल टू L1 L2 प्लस अपॉन L1 प्लस L2। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेमी लेटस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेटस रेक्टम 4A होता है, तो सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन, या हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। लिख लिया सर। चलो आगे है एक क्वेश्चन है, if one end of focal chord of parabola, if one end of focal chord of parabola y square is equal to 32x is 2, -8, find other end of focal chord, find other end of focal chord। दूसरा एंड क्या होगा? if one end of focal chord of parabola y square is equal to 32x is 2, -8,
मैंने बताया था ना फोकल कोड के एंड पॉइंट्स में एक रिलेशन होता है. एक एंड पॉइंट आपको दिया है 2,-8. फाइंड द अदर. फाइंड कर लोगे? एक की वैल्यू क्या है इसमें? एक की वैल्यू 16 है. 8 8 है ना. A is 8, 4A is 32. A हो गया 8. अच्छा 2A ये पॉइंट 80 स्क्वायर कोमा 280 अपन एक लेते हैं. वो दिया हुआ है अपन को 2,-8. तो 280 हो गया माइनस का 8. A की वैल्यू कितनी है? 8. तो T की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2. दूसरा पॉइंट क्या था मैंने लिखवाया है? अदर एंड. अदर एंड लिखवाया है ना. यदि ये 80 स्क्वायर कोमा 280 है तो अदर एंड A/T स्क्वायर कोमा माइनस 2A/T ये लिखवाया है शायद. तो इसमें पुट कर दो. आंसर बताओ. T मिल गया अपन को उस पॉइंट का. उस पॉइंट का T हमको मिल चुका है. तो यहाँ पे आप एक ही वैल्यू डाल दो ना. पॉइंट क्यों नहीं निकल रहा आपसे? 8 है. T की वैल्यू -1/2 का स्क्वायर. A की वैल्यू 8 है. T की वैल्यू माइनस का 1/2. कितना हो जाएगा ये? 32 हो गया ये. थर्टी टू आ रहा है दूसरा एंड. अदर एंड इज 32,32. लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या हो जाएगी यहाँ वाले में? ये वाली फोकल कोड की लेंथ. ये वाली फोकल कोड की लेंथ क्या होगी? ये वाली फोकल कोड की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ फोकल कोड. अदर एंड इज 32,32. 32,32 आ रहा है ना. आया कि नहीं आया? हरे कृष्णा पटेल. हाँ सर. फोकल कोड की लेंथ बता.
अरे फोकल कोड की लेंथ का फॉर्मूला लिखवाया है, क्या फॉर्मूला है? ए टी प्लस 1/t का स्क्वायर लिखा है ना फॉर्मूला। ए की वैल्यू है हमारा 8, टी की वैल्यू है -1/2, -1/2 कितना हो जाएगा ये? कितना आ रहा है? 50. 50 आ रही है ना फोकल कोड की लेंथ। लेंथ ऑफ फोकल कोड इज 50। लेंथ ऑफ फोकल कोड इज 50। लेंथ ऑफ फोकल कोड हो गई 50। समझ में आ गया सबको? हाँ भाई प्रीत, संकेत बोलता क्यों नहीं है? सर सचिन, क्या बोलूं, समझ आ रहा है सर सब। तो यार हाँ तो बोल दे। हाँ सर। लिख लिया बोलता हूँ तो बोल हाँ, तो भी पता चलेगा ना दादा। है ओके सर। कैसे पता चलेगा? बता, तू बता मुझे। नहीं सर, अब हर बार पता चलवा दूंगा। है मैं बोलता हूँ लिख लिया क्या, तो कोई बोलेगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि लिख लिया कि नहीं लिखा? गलत तो नहीं हूँ ना मैं? गलत बात नहीं कर रहा हूँ ना? हाँ सर। एंजॉय कर रहे हो मेरा बोला? हाँ सर कर ही रहे। हाँ सर। कर रहे हो एंजॉय? चलो बताओ, हाउस द जॉस? हाय सर। ये है सर। हाँ वेरी हाई। वेरी हाई। सर ओके तो फिर देखिए टेंजेंट टू पैराबोला। चलो टेंजेंट तक आ गए अपन, जैसे सर्कल में देखा था टेंजेंट टू पैराबोला। तो पहला जैसे सर्कल में भी था, स्लोप फॉर्म आएगी। स्लोप फॉर्म में आपको स्लोप दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला having slope m, having slope m will be, टेबल बना लो क्योंकि पैराबोला सब अलग अलग है ना, तो सबकी अलग अलग होगी, तो ये याद कर लेना। ठीक है, ये है पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में, एंड ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे टच करेगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे टच करेगी? वो पैराबोला को कहां टच करेगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। स्लोप फॉर्म में इसकी होती है y इज इक्वल टू mx माइनस a बाई m।
इसकी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, इसकी होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम स्क्वायर। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे पैराबोला को टच करेगी वो है a बाई एम स्क्वायर कोमा 2a बाई एम माइनस a बाई एम स्क्वायर माइनस 2a बाई एम 2am कोमा am स्क्वायर माइनस 2am माइनस am स्क्वायर। ठीक है, तो अलग अलग पैराबोला के लिए मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखवा दी है स्लोप फॉर्म में। स्लोप दिया हुआ रहेगा तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है जहां पे टेंजेंट टच करेगी। टेबल बना ली सबने? हाँ सर। रुके? हाँ सर। हाँ सर बना ली। बना ली? ओके, हाँ भाई कितनी देर रुकना है? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी लिख लेना। सर 2 मिनट। 2 मिनट? सर हो गया। हो गया? हाँ सर। हेतु तुम्हारा ये a बाई एम स्क्वायर कोमा 2a बाई एम है, गलत मत लिखना। ये माइनस a बाई एम स्क्वायर कोमा माइनस 2a बाई एम है। ये 2am कोमा am स्क्वायर है माइनस 2am कोमा माइनस am स्क्वायर। ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे टच करेगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम इस वाले पैराबोला के लिए है। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाई एम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax के लिए है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर उल्टा है, यहाँ पे प्लस वाले में माइनस साइन है, माइनस वाले में प्लस का साइन है। समझ गए?
सैटरडे को पता है ना आपको 7 o'clock लेक्चर होता है हमारा। सर अभी वो सैटरडे को भी ये चैप्टर कंटिन्यू। हाँ सैटरडे को बीच में एक बार बोर्ड लेवल पे इलिप्स आपको पढ़ा देंगे, ताकि जिनके एग्जाम्स में आ रहा है ना वही अटेंड करें, जो सभी को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जिनके एग्जाम्स में जल्दी एग्जाम हो रहे हैं ना जिनके, वो बोर्ड लेवल पे एक बार इलिप्स पढ़ ले तो थोड़ा शांति हो जाएगा। इलिप्स हाइपरबोला क्या 2-2 लेक्चर का कहानी है, तो वो अपन करवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। इनकेस यदि आपके एग्जाम मिड फेब में है तो इलिप्स और हाइपरबोला भी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें तो पैराबोला चलता रहेगा। अभी 3 लेक्चर और लगेंगे, और जो अपना सैटरडे है उसमें एक संडे को भी रख लेंगे ताकि जल्दी हो जाए। सर या तो कंटिन्यू ही रख लो ना, ये फिर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम पड़ती है। लेकिन वो फिर उसमें वो आपको चलता है तो देख लो, क्योंकि मेरे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि वो अपना फिर इलिप्स और हाइपरबोला मतलब फिर पूरा होगा नहीं फिर। नहीं सर, जो चल रहा है उसको पैटर्न को चलने दो ना, क्योंकि फिर उधर बोर्ड लेवल करवा प्रॉब्लम पड़ती है, आगे पीछे लिखना पड़ेगा सब कुछ। हाँ ठीक है, तो फिर वैसे भी मैं इलिप्स तो करवा ही दूंगा, बोर्ड लेवल का इलिप्स तो हो ही जाएगा। बस एक हाइपरबोला आई थिंक बचेगा, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूअस में हो सकता है। 15 फेब से यदि एग्जाम है तो हाइपरबोला नहीं होगा। तो छोटा सा टॉपिक है, वैसे पूरी एनसीईआरटी में एक टॉपिक चैप्टर भी नहीं है, एक चैप्टर का भी वो 20% पार्ट है, तो वो एक सर तो फिर चलेगा ना। पैराबोला सर हाँ सर पैराबोला के बाद इलिप्स और हाइपरबोला करा देना एक साथ। अब वही बोला ना मैं कि पैराबोला एक्चुअली होगा क्या कि 15 फेब तक इलिप्स भी हो जाएगा, बोर्ड लेवल का तो हो ही जाएगा, लेकिन हाइपरबोला फिर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब पूरा सिलेबस 13 फेब तक हो जाएगा कंप्लीट, ऐसा है। उसमें और भी कुछ बचा कुचा है वो भी हो जाएगा 30 फेब तक। तो हाइपरबोला यदि आप खुद से बोर्ड लेवल का मैनेज कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वैसे 15 फेब तक इलिप्स भी हो जाएगा। हाँ सर। वो तो एक टॉपिक ही है, जस्ट एक टॉपिक है, चैप्टर भी नहीं है पूरा। अच्छा मैं आपको टेंजेंट समझा रहा था कि टेंजेंट का मतलब होता है जो किसी भी कर्व को जो टच करती है वो टेंजेंट होती है, किसी पॉइंट पे टच करती है। अब पॉइंट दिया हुआ हो तो उसको पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। ये पैराबोला हो जाएगा आपका, ये पैराबोला हो गया y² = 4ax। अब पॉइंट पे टच करें तो उसको हम पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। और ये है जैसे मान लीजिए y एक्सिस, यहाँ पॉइंट नहीं स्लोप दिया हुआ है इस लाइन का तो इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन होगी y = mx + a/m। स्लोप आपको दिया हुआ रहेगा, कितने स्लोप मतलब स्लोप जानते हो ना आप, कितने डिग्री का वो एंगल बना रही है, tan थीटा। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है वो tan थीटा ही उसका स्लोप होता है। तो स्लोप तो आपको पता ही है कि स्लोप क्या है, ठीक है। तो स्लोप तो आपको पता ही है कि स्लोप m = तो ये अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं, ये a/m², 2a/m होता है, ठीक है। a/m², 2a/m होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अभी पैराबोला यदि ऐसा हो, ये तो चलो बता दिया मैंने। इस वाले पैराबोला को भी आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाले पैराबोला की टेंजेंट क्या होगी, तो मैंने कई बार बोला है कि आप इसको कैपिटल Y से मतलब कैपिटल Y = y-k और कैपिटल X = x-h, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो फिर ये कैपिटल y² = 4a कैपिटल X। अब इस पैराबोला की टेंजेंट तो पता ही है ना आपको, ये सब में कर सकते हैं आप, मैं एक में करके दिखा रहा हूं। इस पैराबोला की टेंजेंट आपकी हो जाएगी कैपिटल Y = mx, कैपिटल ही यूज करना, प्लस a/m। अब y की वो वापस रिप्लेस करोगे तो y को वापस रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा
स्मॉल एक्स जो आपका ओरिजिनल वाला है। तो ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन हो गई इस पैराबोला के लिए। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में इस वाले पैराबोला के लिए हो गई है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैपिटल y इज इक्वल टू 2a बाई एम, आप सब में निकाल सकते हैं। फिर x माइनस एच इज इक्वल टू a बाई एम स्क्वायर और y माइनस के इज इक्वल टू 2a बाई एम। ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा जो उस पैराबोला के लिए होगा? ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू h प्लस a बाई एम स्क्वायर और y इज इक्वल टू k प्लस 2a बाई एम। ये आपका ओरिजिनल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? लिखो। हाँ सर। अरे हर्षिल भाई, मेरा लेक्चर उनका तो तू 5 बजे अटेंड करेगा फिजिक्स का, तो मेरा लेक्चर तेरे को आधे घंटे पहले छोड़ दिया दे यार। तो उनको बोलना कि वो 15 मिनट लेट शुरू करें, मतलब उनका तो तू एग्जैक्ट 5 बजे स्टार्ट करेगा और मेरा लेक्चर आधे घंटे पहले छोड़ दो। ये लॉजिक क्या है यार तुम लोगों का? भाई वो तो उनको भाई बोलो वे 15 मिनट ऑफलाइन है। लेट स्टार्ट करे, 20 मिनट लेट स्टार्ट करे। हद है यार। हालांकि मैंने बात की थी सुबह, मैंने बोला था कि मैंने कहा 10-15 मिनट लेट शुरू करूंगा, बोला मैं, मेरे को बोला था उन्होंने। तो वो वाली बात आप सोचे ना। अडाजन से सिटी लाइट यार ब्रिज बन गया, 10 मिनट में पहुंच जाता है आदमी, 15 मिनट मान ले। तू पता नहीं पैदल चल के आएगा क्या? 15 मिनट में जो तुम्हारा खुद का व्हीकल है तो आप पहुंच सकते हो। तो 15 मिनट वो लेट स्टार्ट कर लेंगे, 10 मिनट हम जल्दी छोड़ देंगे। हम तो वैसे भी 10 मिनट जल्दी छोड़ ही देते हैं, 4:50 पे तो छोड़ ही देते हैं। उनका तो तू एग्जैक्ट 5 बजे अटेंड करेगा, हद है। हम आधे घंटा पहले छोड़ दें। भगवान मालिक है भाई। चलो ये लिख लिया क्या? नहीं सर। मतलब कहाँ बुद्धि बेच खाए लोग। भाई 10 मिनट पहले हम छोड़ देंगे, 10 मिनट वो लेट स्टार्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, 20 मिनट में आप पहुंच सकते हो आराम से। या फिर वो 5:15 पे स्टार्ट कर ले, 15 मिनट हो गई, 10 मिनट हम जल्दी छोड़ दिए, 25 मिनट हो गई। 25 मिनट में तो आप आराम से नाश्ता भी करके आ सकते हो। 25 मिनट हो गई, देखो 5:15 पे वो स्टार्ट करें, बट वो तो 5 बजे अटेंड करना है बोला हमको। चलो भाई लिख लिया क्या? फटाक से बोलो ताकि आगे बढ़े। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया, लिख लिया। चलो 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 फिर हम, क्योंकि आज क्या है, जाना है ना आप लोगों को।
चलो तो फिर हम एक कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, इफ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट फॉर्म पे लगा लेते हैं, फिर और भी फॉर्म है। इफ स्ट्रेट लाइन x plus y is equal to 1 is ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to kx. Find k. If straight line x plus y is equal to 1, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, if straight line x plus y is equal to 1 is it tangent to ये वाला पैराबोला। तो टेंजेंट की इक्वेशन हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हमने ऐसा ही देखा है। ऐसे लिख दें, ठीक है। स्लोप क्या है, कौन बताएगा स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? फटाक से, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है आपने मेरे से। स्लोप क्या है इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? -1 -1 है ना। m की वैल्यू x का कोएफिशिएंट, m की वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू -1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx, यही होती है mx प्लस a बाई m। अच्छा, m स्लोप की टेंजेंट है, m की वैल्यू -1 यदि अपन रखें, a की वैल्यू k बाई 4 हो जाएगी, m की वैल्यू -1, तो टेंजेंट ये होनी चाहिए। -m स्लोप की, -1 स्लोप की टेंजेंट ये होनी चाहिए। उसने दी है -1 स्लोप की टेंजेंट ये वाली दी है, होनी चाहिए ये। तो कंपेयर कर लो ना, y -x क्या इक्वल होना चाहिए? -k/4 1 के इक्वल होना चाहिए। तो k की वैल्यू -4 आ रही है, k की वैल्यू -4। समझ आई? नहीं आई हो तो बताओ। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? -1 स्लोप की टेंजेंट उसने ये दी है, इक्वेशन के हिसाब से -1 स्लोप की टेंजेंट ये होनी चाहिए। फॉर्मूला लिखा है हमने, a की वैल्यू k/4 हो गई। दोनों को कंपेयर कर लो, केवल कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना, बाकी तो इक्वेट ही है। कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू -4 आ गई। k की वैल्यू -4 आई कि नहीं आई? फिर हाँ बोलना बंद कर दिया सबने। समझ आया क्या? क्लियर। हाँ सर। भाई क्यों शर्म क्यों आती है बोलने में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आती, हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं आती सर। अच्छा लिख लिया ना? हाँ हाँ सर, लिख लिया। ओके, तो फिर दूसरा क्वेश्चन ले फिर। हाँ सर। अच्छा, आप अपना जेई मटेरियल टेंजेंट तक कर सकते हो। सर टेंजेंट उसमें तक सर उसमें क्वेश्चंस तो ही नहीं, सॉल्व एग्जांपल है सारे। क्वेश्चंस नहीं है? नहीं, सॉल्व एग्जांपल्स ही है पैराबोला के। भेज दूंगा, मैं भेज दूं। भेज दो सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 4x plus 5
which is parallel to line, which is parallel, tangent parallel है, which is parallel to line y is equal to 2x plus 7. तो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो जो स्लोप इस लाइन का है वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। पैराबोला इस बार h, k वाला है, ठीक है। पैराबोला को आप ऐसे लिख लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है ना, तो y स्क्वायर 4 कॉमन ले लोगे ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल Y और Y तो सेम ही है, कैपिटल X हो जाएगा x प्लस 5/4। Y में तो Y का कोऑर्डिनेट तो 0 है, वर्टेक्स Y कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का Y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -5/4 हो जाएगा, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -5/4। x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए 4 को कॉमन लिया है, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अच्छा, इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन कौन बताएगा मेरे को? a की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कौन बताएगा? बोलना बंद कर दिया फिर से। अरे भाई a की ये 4a होता है ना, अरे ये 4a होता है, तो 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1 नहीं हुई? 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1 नहीं हुई क्या? हो गई सर। तो फिर अच्छा, इस पैराबोला के अभी तो बताया था अपन, ऐसे लिख देंगे टेंजेंट यदि h, k वाला पैराबोला है तो mx कैपिटल प्लस a/m। अच्छा, हमारी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारी टेंजेंट का स्लोप होगा, तो बताओ स्लोप कितना होगा? स्लोप कितना होगा? 2। इस लाइन का स्लोप 2 है ना, तो स्लोप हो जाएगा y, कैपिटल Y की जगह तो y लिख देंगे, स्लोप 2 है, कैपिटल X की जगह ये लिखेंगे, a की वैल्यू 1 है, स्लोप की वैल्यू 2 है, आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 6/2 मतलब 3। ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। समझ में आई बात? हाँ सर, आ गया, लिख भी लिया। लिख लिया? मैंने तो लिख लिया सर। हाँ सर, सबने लिख दिया। हाँ Find equation of find equation of common tangent. Common tangent to parabola. Find equation of common tangent to parabola. X square is equal to 32y and y square is equal to 4x. इन दोनों की कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसी टेंजेंट होगी जो दोनों को टच कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो दोनों को टच कर रही है। कुछ ऐसा है।
ऐसे होता ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देखो ऐसी कोई एक टेंजेंट हो सकती है जो दोनों को टच कर रही है। देखना, आप ध्यान देना, दिख रही है आपको टेंजेंट? ये कॉमन टेंजेंट हो गई, दोनों को टच कर रही है। कॉमन टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ सर। देख लो आप ध्यान से। एक पैराबोला, ये मैं ब्लू ना, ये तो है, समझ में आ रहा होगा शायद आपको। ये वाली टेंजेंट दोनों को टच कर रही है, तो ये वाई, ये वाली कॉमन टेंजेंट हो गई। ये वाला पैराबोला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32y। ठीक है, ये वाला पैराबोला हो जाएगा। तो दोनों एक ही टेंजेंट है ना, स्लोप तो सेम ही रहेगा इसका, एम स्लोप, दोनों के लिए एम ही यूज करेंगे, एक ही लाइन है, एक ही टेंजेंट है, तो एक ही स्लोप होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा कि इसके लिए स्लोप अलग है। अरे एक लाइन है तो उसका एक ही स्लोप होगा। एम स्लोप की इक्वेशन क्या होती है इस पैराबोला के लिए? एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इसका ये हो रहा है 1। और ये वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx माइनस 2 माइनस am स्क्वायर। a 8 है यहाँ पे, इसके लिए a की वैल्यू 8 है। तो ये दोनों टेंजेंट एम स्लोप की है। अब यदि कॉमन टेंजेंट है तो दोनों इक्वल होंगी, एक ही होगी ना एम स्लोप की टेंजेंट। मैंने इसके लिए भी लिख दी, इसके लिए भी लिख दी, दोनों एक ही टेंजेंट है तो इनका y भी इक्वल है, इनका ये भी इक्वल है। इक्वेट कांस्टेंट टर्म, तो इक्वेट कर दो कांस्टेंट टर्म को, m की वो वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए आपको दोनों टेंजेंट सेम दिखेगी, वो स्लोप मिल जाएगा, वो स्लोप की टेंजेंट दोनों को टच करेगी। तो देखो इनको इक्वेट कर दो, y इक्वल है mx इक्वल है, कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करना है केवल। तो कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करोगे तो आएगा m क्यूब, m की वैल्यू आएगी माइनस का 1/2, मतलब -1/2 वाली जो टेंजेंट होगी जिसका स्लोप -1/2 होगा, वो दोनों को टच करेगी। तो अब आप किसी भी फॉर्मूले में डाल दो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, सेम ही आएगी ना, दोनों फॉर्मूलों से सेम ही आएगी। आप ऊपर वाले में डालना चाहते हो, ऊपर वाले में डाल दो। ये आ गई, ऊपर वाले में भी डालोगे तो भी आपको यही मिलेगा। तो ये कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। स्लोप m इज इक्वल टू -1/2 दोनों इक्वेशन में डालते हो ना आप, दोनों पैराबोला की जो टेंजेंट की इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, तो सेम ही इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब m इज इक्वल टू -1/2 वाली टेंजेंट दोनों को टच करेगी। मैंने क्या किया कि मान लीजिए कि m स्लोप की टेंजेंट है जो दोनों को टच कर रही है, तो m स्लोप की टेंजेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के हिसाब से निकाल ली, m स्लोप की टेंजेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू 32y के हिसाब से निकाल ली। अब टेंजेंट दोनों की एक ही होनी चाहिए, तो इक्वेट कर दिया, y तो इक्वेट था ही, mx भी इक्वेट था, कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट कर दिया, तो m की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। अब m की वैल्यू माइनस का 1/2 आप दोनों में डालो, सेम इक्वेशन आ रही है, तो उसके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये वाली जो टेंजेंट होगी वो दोनों को टच करेगी, और दोनों के फॉर्मूले से एक ही इक्वेशन आएगी। यदि आप m इज इक्वल टू -1/2 दूसरे वाले में रख के देख लो, एक ही आएगी, तो वो कॉमन टेंजेंट हो गई दोनों के लिए। समझ आ गया सबको?
इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द पैराबोलास। हाँ भाई, समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes. यस हाँ सर, सर। लिख लिया। सबने लिख लिया? Yes, sir. अगला है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 4ax at a point x1 comma y1 on the parabola, at a point x1 comma y1 on the parabola। मतलब पैराबोला के ऊपर ही आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, पैराबोला के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट फॉर्म का मतलब पैराबोला के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट फॉर्म मैंने जब सर्कल पढ़ाया था तो बोला था कि सबके लिए सेम ही होगी। क्या बताया था? टी निकालना के बारे में बताया था, याद है? कोई है जिसको याद है? पॉइंट फॉर्म मैंने बोला था कि ये सारी चीजें सब में सेम होगी, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, सब में सेम होगी। बस आपको टी निकालना आना चाहिए। याद है? कोई एक है जिसको याद हो? याद नहीं है? अरे हाना का जवाब दो कि याद नहीं है, ऐसा बोलो नहीं है याद। हाना का जवाब दो भाई, याद है कि नहीं है? चलिए, मतलब सबको याद है। चलो x1 वाला। हाँ, एक्स स्क्वायर को एक्स एक, मैंने बोला सब में सेम ही होगा ये। आप किसी भी एक्स को एक्स प्लस, ये पॉइंट फॉर्म, मतलब पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ करो 8.2,3, वो पॉइंट पैराबोला के ऊपर होना चाहिए। सर्कल है तो सर्कल के ऊपर होना चाहिए, इलिप्स है तो इलिप्स के ऊपर होना चाहिए। y को रिप्लेस करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। t कैसे बनाएंगे? ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो y स्क्वायर को y/1 से, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी y/1 2a x प्लस x1, ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। वही, मतलब ये तो मैंने बोला था आसान है, इसमें तो कुछ आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप मतलब बना सकते हैं। ये बनाने का तरीका मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर को x(x1) से, y स्क्वायर को y/1 से, वो पॉइंट उसके ऊपर ही होना चाहिए। कोई भी कर्व हो, आप उसके टेंजेंट की इक्वेशन इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर होना चाहिए। जैसे अभी सर्कल नहीं है, पैराबोला है, तो y स्क्वायर को y/1 से और x को x प्लस x1 बाई 2 से, x1 y1 वो पॉइंट हो जाएगा। तो ये आ गई, समझ में आ गया? हाँ सर। अब पैराबोला दूसरा भी होगा तो सबकी निकाल सकते हो आप, सब पैराबोला के निकाल सकते हो। कोई और पैराबोला है तो आप उसका भी निकाल सकते हो, मैंने निकालने का तरीका बता दिया।
पैराबोला ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x को x1 से और y को आप y प्लस y1 बाई 2 से, तो x1 2a y प्लस y1, तो ये पैराबोला हो गया और ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑन पैराबोला। ठीक है, आप किसी की भी निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको इसका भी निकाल के दिखा दिया। समझ में आ गई क्या पॉइंट फॉर्म? हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर लिख लिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला लिखा नहीं लिखा? लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। एक पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं आपको एक का निकाल के दिखाता हूं। अरे पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई नई बात नहीं होती। पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जो पॉइंट होता है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, at स्क्वायर 280। पॉइंट तो आपको दिया हुआ ही रहेगा जिसपे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। लेकिन यदि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको बनानी है। x1 y1 की जगह आपको लिखा हुआ है at स्क्वायर 280। अब इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई t इज इक्वल टू 0, y1 4a x प्लस x1 बाई 2, तो y1 ये अभी हमने निकाली थी। ठीक है, यहाँ y1 की जगह आप पुट कर दीजिए 280 और x1 की जगह पुट कर दीजिए 80 स्क्वायर। पॉइंट को अभी अपन को x1 y1 की जगह ऐसे पुट करना है, 2ayt 2ax प्लस 80 स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल, तो ये जगह yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। कोई नई बात नहीं है, आपका जो पॉइंट है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में रख दो तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। पॉइंट है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में रख दो तो वो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए, ये है x प्लस 80 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ भाई हर्षिल, समझ आ रहा है? कृष्णा दलवानी, देव, संकेत सर आ रहा है मालू, समझ में। हाँ सर आ रहा है। हर्षिल कहाँ चला गया?
पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई नई बात नहीं है। x1 y1 की जगह पॉइंट 80 स्क्वायर 280 लिख दो। आप तो x1 y1 वाले लिख के बैठ जाओ। किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, चाहे इक्वेशन कोई भी हो, आपको बनाना सिखा दिया। अब x1 y1 को यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है तो 80 स्क्वायर 280 लिख दो। 80 स्क्वायर 280 के हिसाब से अपनी जो x1 और y1 की जगह 80 स्क्वायर 280 लिखा तो इक्वेशन आ गई yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। बहुत कम यूज होता है ये, बट फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। इसका यूज थोड़ा कम होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। कोई नई बात नहीं है। पॉइंट को आपको 80 स्क्वायर 280 पुट कर देना है x1 y1 की जगह। चलो आज मैं 10 मिनट जल्दी छोड़ देता हूँ क्योंकि आपका लेक्चर है। धन्यवाद तो सर। 10 मिनट में जल्दी छोड़ रहा हूँ, हालांकि हमारा तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। फिर भी मुझे टाइम लगेगा थोड़ा जेई लेवल पे कराने में, तो आज के लिए इतना काफी है।